कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो वीडियो आने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया इस बार, बट आई विल मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट वीक में 2 वीडियोज़ डालूँ। डेली वीडियोज़ डालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो मैं आपको डिस्क्लोज़ कर दूँगा। काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ पाएँगे। तो चलिए ज़्यादा बात किए बिना मुद्दे पे आते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था वो सौरभ मुखर्जी अ, ज़्यादातर लोग सौरभ मुखर्जी को जानते हैं जो भी मार्केट से जुड़े हुए हैं, बट जो नहीं जानते उनका आप लोग एक बार मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर सर्च मार लें। या बहुत बड़ा पीएमएस है, ये मोर देन 10,000 करोड़ के एसेट मैनेज करते हैं और उनके ये यहाँ पे सीईओ हैं। तो यहाँ पे वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। तो आप उनका एक प्रोफाइल देख लें, किस तरीके से वो उन्होंने काफ़ी सारी बुक लिखी है। यहाँ पे उनका सबसे फेमस बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो वही एक इन्वेस्टिंग का एक मेथोडोलॉजी है, किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टॉक को स्क्रीन आउट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान कर सकते हैं। तो उसी मेथड पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें से एक स्टॉक उन्होंने रिकमेंड किया था, उनके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और उनके जो भी वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, उनके भी पोर्टफोलियो में है वो स्टॉक। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो लोग आप लोग लिंक में डाल दे रहा हूँ, वो आप वीडियो चेकआउट करें, किस तरीके से वो एनालाइज़ करते हैं। इसी तरीके से मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज चलाऊं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर। और कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट में जो भी यहाँ पे इस मेथड में स्टॉक्स आते हैं, जो भी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जिनकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको आरओसीई बोलते हैं वो अच्छे हैं, लगातार अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर रही है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, काफी ज्यादा आने वाले टाइम में ग्रो होने वाली है और काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है कंपनी रिटर्न के मामले में और हर चीज हर पैरामीटर्स पे ये परफेक्ट कंपनी हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वैसे स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आज का हमारा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देखें। तो टाटा एलेक्सी क्या करती है? तो यहाँ पे ये दुनिया की सबसे लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडिंग, मतलब अब डिजाइन और टेक्नोलॉजिकल सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है, इसके थोड़े से इनडेप्थ में जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिना जाने समझे, बिना ऑफ कोर्स आप बहुत सारे वीडियो सर्च मारते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं इनडेप्थ रिसर्च के साथ, और बहुत लोग जंक कंटेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो आई डोंट नो, बहुत सारे लोग हैं मेरे भी व्यूअर्स जिनको पता है कि कहाँ पे राइट कंटेंट मिलेगा और कहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जंक कंटेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप लोग अपने हिस्से की रिसर्च करो, मैं आपको सिखाना मेरा काम है कि कैसे रिसर्च करते हैं। तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा अभी। यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत स्क्रीन पे अगर आप आएंगे तो कि कंपनी क्या करती है। तो हेल्थ केयर सेगमेंट, कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव, मीडिया, ये सब में ये डिजाइन प्रोडक्ट्स और बहुत सारे इनके यहाँ पे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है। किस तरीके से प्रोवाइड करती है इसके ऊपर हम लोग इसके वेबसाइट पे जाकर के हम लोग डिटेल में देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ इनका प्रेजेंस है, तो कंपनी इज प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विद यूरोप अकाउंटिंग फॉर मेजर ऑफ द रेवेन्यू। 36.5% का इनका जो रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है। उसके बाद यूएस से आता है 36% का, इंडिया से 13% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14.5% का रेवेन्यू आता है। उसका जो मेजर रेवेन्यू है कौन से सेगमेंट से आता है, वो प्रोडक्ट एंड डिजाइन से आता है। 88% का रेवेन्यू। द डिवीजन प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल कंसल्टिंग, new product design, development and testing services for various sectors like automotive, broadcast, consumer electrics, healthcare, telecom and transportation industry। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये है क्या, किस तरीके से डिजाइन प्रोवाइड करती है, वो हम लोग इसके वेबसाइट पे आकर देखते हैं। तो मैं अगर आप टाटा एलेक्सी का वेबसाइट खोल लेंगे तो ये तो ऑलरेडी इंडस्ट्री 4.0 को विजुअलाइज कर चुके हैं और उस पर काम मैं बहुत ही बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचरिस्टिक कंपनी का विजन, मैनेजमेंट का जो विजन है वो काबिले तारीफ है। अगर मैं आपको बताऊं अब इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। द फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज बिल्ड अपॉन द कोर फाउंडेशन डिजिटल ट्विन, ऑगमेंटेड रियलिटी, आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्लेटफॉर्म एंड एज कंप्यूटिंग। अब इससे होगा क्या कि इनका कहना है कि अब आने वाले टाइम में जो भी बिजनेसेस बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनेंगे, वो दो बार बनेंगे। पहली बार वो वर्चुअल दुनिया में बनेंगे और दूसरी बार जो बनेंगे वो आपको एक्चुअल में, वो जो रियलिटी में है वो बनेंगे। तो अब ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा, इस पे हम लोग अब इसमें देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इस तरीके से ये पॉसिबल हो पाता है चाहते हैं। तो इनका विजन हमें समझ में आया। अब इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशंस एंड सर्विस ये लोग ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे तीतर ये लोग ऑफर करते हैं टाटा एलेक्सी इज अवार्ड विनिंग क्लाउड बेस्ड क्लाउड वेंडर एग्नोस्टिक हाइपर स्केल आईओटी प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स आवर कस्टमर टू प्रोवाइड एंड यूजर विद डिजिटल एंड कनेक्टेड फीचर्स एंड इट इज एक्सपेंडेबल अप टू इंडस्ट्री 4.0 टू ट्रांसफॉर्म द कस्टमर इंटरनल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई। ई मोबिलिटी HILS, ई मोबिलिटी HILS टाटा एलेक्सी इन हाउस लैब टेस्टेड फ्रेमवर्क फॉर वैलिडेशन ऑफ ईवी सिस्टम सच एज बैटरी मैनेजमेंट, इन्वर्टर्स, DC कन्वर्टर्स एक्सेट्रा। रोबो टैक्सी का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है, इन हाउस कॉन्सेप्ट है इनका। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे अपने लॉन्च करे हुए। V2X एज एन इमुलेटर इज टाटा एलेक्सीज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कस्टमाइजेबल टेस्ट सॉल्यूशन फॉर असर्टिंग रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए इन्होंने जो बनाया है, इसके ऊपर आप डिटेल में यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा कि क्या इन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, कैसे इनका पेटेंट कराया और कैसे ये यूनिक है पूरे वर्ल्ड वाइड। ये लोग
जिस तरीके से काम करते हैं, मैनेजमेंट का दाद देना पड़ेगा। मतलब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इनका जो फ़ोकस है पूरा फ्यूचर के ऊपर है और जिस वजह से इन कंपनी को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ के सेक्शन में आके आप पूरे बिज़नेस को जाके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हेल्थ केयर में ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ है, वो भी आप आकर के इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो हेल्थ एंड सर्विसेज़ में देख सकते हैं आप ये सॉल्यूशन क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल रेगुलेटरी इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म, एंगेज, ओमनी चैनल केयर सिम्प्लीफाइड, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो अक्रॉस द इंडस्ट्री, बी इट हेल्थ केयर, बी इट ऑटोमोबाइल, हर तरीके के इंडस्ट्री में ये लोग का फोकस है और उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस वाइज कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब थोड़ी सी इनकी क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेते हैं। ऑल्दो हम लोग इसके डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई बॉन्ड परचेज नहीं कर रहे, बट फिर भी कंपनी के लिक्विडिटी प्रोफाइल को जानने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इस पे आकर के देख लेते हैं। क्रेडिट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर फॉर वेरीड एंड यूजर इंडस्ट्रीज। टीएल हैज एन एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस इन डिजाइनिंग डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख सकेंगे, एंड सॉफ्टवेयर फॉर वेरीड एंड यूजर्स इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एक्सेट्रा। इट्स मेजर वर्टिकल हैज ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग इट्स इंक्रीज इन R&D स्पेंड्स इन ऑटोमोटिव। मैंने आपको बताया कि ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खर्च करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस फ्यूचर के ऊपर है। हालांकि टाटा की अगर बात करते हैं तो टाटा का हमेशा से ही फोकस फ्यूचर के ऊपर रहा है और हमको पता है कि जमशेद जी टाटा भी हो या अदुराब जी टाटा हो या रतन टाटा हो, इनका फ्यूचर से कितना ज्यादा लिंक रहता था। हमेशा से ये लोग कितने अच्छी तरीके से फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोचते थे, बस आज के बारे में नहीं सोचते थे। इन्होंने बस बिजनेसेस को नहीं बनाया है, एक इन्वायरमेंट को बनाया है, इंडिया को बिल्ड किया है। तो इसलिए इन इस तरह की जो भी कंपनीज होती है वो इन्वेस्टेबल कंपनीज होती हैं। आप इसमें अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, कंपनी का ग्रोथ दिखता है तो आप बेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल सपोर्टेड बाय डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, रेप्यूटेड क्लाइंट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। द कंपनी हैज बिजनेस प्रोफाइल is strong aided by the diversified geographical presence across Europe, US and India, Japan, the Far East, etc. is reputed client। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका बिजनेस प्रोफाइल कितने अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है, वो चाहे बिजनेस के सेक्शन में हो, वो चाहे ज्योग्राफिकल लोकेशन के सेक्शन में हो। रोबस्ट फाइनेंशियल प्रोफाइल विद स्टेबल अर्निंग, डेट फ्री स्टेटस एंड स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स। कैश रिजर्व्स कंपनी के पास अमेजिंग है, डेट फ्री कंपनी है। बैलेंस शीट में वो हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है। अब इन सबको बात अगर कर रहे हैं तो क्या अभी सही वक्त है कंपनी में एंटर करने का, इसके ऊपर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स की मदद से दिखाऊंगा कि क्या अभी सही वक्त होगा कंपनी में हम लोग एंट्री बनाने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर पीई वाइज देखें तो कंपनी का प्राइस, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पीई को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं स्टॉक पीई को। तो यहाँ पे 95.7 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड कर रहा है। मतलब वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी बहुत ज्यादा महंगी लग रही है यहाँ से, बट स्टिल अगर कंपनी इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है तो उसको एक तरीके से एक लेजिटिमेट वैल्यूएशन देना भी बनता है। क्योंकि आजकल की स्टार्टअप्स को अगर देखें तो यहाँ पे वो उनको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल जाता है, जबकि कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं होती है, सही तरीके से रेवेन्यू भी ढंग तरीके अच्छे तरीके से नहीं जनरेट कर पाती है, कैश फ्लो दूर की बात है, प्रॉफिट दूर की बात है, फिर भी उनको अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल जाता है जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी फंड की तरफ से मिल जाता है वैल्यूएशन, और वो आके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। गरीबों का पैसा, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर का पैसा उठाते हैं और उसके बाद कंपनी का क्या हाल होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऐसी कंपनीज का नाम जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के रफू चक्कर तो नहीं हुए हैं, बट स्टिल वो इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है उन कंपनीज में। पता ना कब रफू चक्कर हो जाए। क्योंकि अब सॉफ्ट बैंक ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, जो यहाँ पे स्टार्टअप में आंख बंद करके पैसा झोंके जा रहे थे, उनको भी शायद अब पता चला है कि प्रॉफिट कमाना भी कंपनी के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग इसकी लिक्विडिटी प्रोफाइल चेक कर रहे थे। अब ट्रेड चैलेंजेस में देख लेते हैं। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन लीड टू प्राइसिंग प्रेशर। कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है जिस वजह से इनको प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम प्लेयर्स एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्केल एंड हायर बार्गेनिंग पावर। नेवरदलेस टीईएल इज वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ niche services offering multidisciplinary design capabilities and an established presence. Given the COVID-19 pandemic, ICRA expect a contraction in OEM spend towards R&D, which would increase the competitive intensity in the business and lead to pricing pressure. But still ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि R&D पे लोग लगातार खर्च कर रहे हैं। वो चीज आप इसके एनुअल रिपोर्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। BSC पे बेशक अवेलेबल है इनका एनुअल रिपोर्ट्स, आप डिटेल में जाकर के कुछ करो या ना करो, एनुअल रिपोर्ट में हमेशा बोलता हूँ इज द बाइबल ऑफ द कंपनी। आप जाकर के इनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो तो आपको मैनेजमेंट की इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी स्ट्रेटजीज क्या है, इनके आने वाले टाइम में विजन क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म विजन, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप इनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें ट्रेड चैलेंजेस में क्या है, मॉडरेट कस्टमर कंसंट्रेशन यहाँ पे मॉडरेट है इन FY 2020। द शेयर ऑफ टॉप 5 कस्टमर्स वाज 38.5%। टॉप 5 जो कस्टमर्स थे उनका शेयर ही 38.5। तो यहाँ पे इसको ये काम कर रहे हैं, इसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन पे लगे हुए हैं कि इनका जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो बढ़ जाए।
ताकि अगर क्या होता है ना कि अगर 5 क्लाइंट से ही इतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट अगर आ रहा है, तो उससे क्या होता है ना कि अगर उसमें से 1-2 क्लाइंट भी अगर उनसे सर्विसेज़ या प्रोडक्ट लेना बंद कर दे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। वही अगर यहाँ पे 20 होते, उसमें से 1-2 लेना बंद कर देते, तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं यहाँ पे पड़ता है। इसलिए 5 कस्टमर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो एक क्रेडिट चैलेंज यहाँ पे जो मॉडरेट कस्टमर कंसंट्रेशन है, वो एक क्रेडिट चैलेंज के तौर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है? उसके बाद वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स टू डिमांड इन एंड यूजर इंडस्ट्री एंड फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएशन। या जो कंपनीज़ जैसे कि अब टीसीएस ही हो गई या विप्रो हो गई, जो भी कंपनीज प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो भी आईटी कंपनीज हो गई या कोई भी अदर सेक्टर की कंपनीज है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाहर में बेच रही है, वो चाहे यूएस हो, यूरोप हो, तो यहाँ पे चैलेंजेस एक फॉरेन एक्सचेंज के भी हो जाते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे अब यूएस का, यूरो का रेट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, जिस वजह से इनके अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ जाता है। बट अभी ये चीज पॉजिटिव दिखाई देती है क्योंकि लगातार हमारा रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी आईएनआर, इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। तो अभी यूएसडी आईएनआर लगातार एप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि डॉलर हमेशा मतलब लास्ट में पिछले 1-2 महीने 3 महीने से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है आईटी कंपनीज के लिए या इस तरीके की जो भी कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाहर सेल करती हैं। तो ये अभी चैलेंज नहीं, एक्चुअली में ये एक एडवांटेज है। तो ऐसे टाइम में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बेशक इस चीज को एक पॉजिटिव फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग है और अगर यहाँ पे रेटिंग्स देखें तो डबल ए स्टेबल रेटिंग मिली हुई है। अब चल के हम लोग इसके देख लेते हैं फिनेंशियल्स क्या कहते हैं इसकी कंपनी के, और इनका जो बैलेंस शीट है, पीएनएल स्टेटमेंट है, एनुअल रिपोर्ट्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है कंपनी के। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलरेडी लार्ज हो चुकी है कंपनी। बुक वैल्यू 257 का है, वहीं करंट प्राइस देखें तो 8,433 रुपीज का करंट प्राइस है, तो ये काफी ज्यादा लगता है अपने बुक वैल्यू से। क्यों? आपको मैंने बताया वैल्यूएशंस काफी ज्यादा मिली है कंपनी को, क्योंकि कंपनी फ्यूचरिस्टिक्स है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा करने वाली है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने इनको इतना ज्यादा वैल्यूएशन दिया है। ऐसे ही वैल्यूएशन नहीं दिया है, प्रॉफिट है कंपनी के पास। आरओसी देखे तो 47.7, जो भी कंपनी पैसा लगा रही है, कैपिटल जो भी लगा रही है उसके ऊपर 47.7 का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। बहुत बड़ी बात होती है 47.7 का आरओसीई मेंटेन करना। आरओई की बात करते हैं, रिटर्न इक्विटी 37.2 का है, ग्रेट आरओई। लास्ट 5 साल के एवरेज की भी बात करते हैं, 32.8% का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भर भर के पैसा बना करके दिया है इन्होंने। प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग 44.1 है। इतनी कम क्यों है, देखते हैं आगे चल के। डिविडेंड भी देती है 0.50% का, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत ठीक ठाक है। अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में है तो डिविडेंड ना भी दे तो चलता है। स्टॉक एप्रिसिएशन समय उतना, स्टॉक 1-2 साल एप्रिशिएट भी ना हो तो चलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें अच्छा खासा रिटर्न ऑन एन एवरेज 22 से 25% का रिटर्न बना करके दे रही कंपनी, तो दैट इज अ ग्रेट कंपनी, और विथ ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी। अगर प्रोज एंड कॉन्स में कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 32.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यही एक कॉन है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोज, ऑल्दो एक मशीन जनरेटर, बट फिर भी यहाँ कंपनी डेट फ्री, कंपनीज विद गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 साल में 25.89% का सीएजीआर दिया है कंपनी ने। आरओई भी तगड़ी है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी करती है, वो सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे ही रहे हैं। अगर मार्च 2022 क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर सेल्स के फिगर की बात करते हैं 682 करोड़ का सेल्स हुआ है, जिसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया है इन्होंने। 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 160 करोड़ लगातार बढ़ता गया है इनका क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखें तो प्रॉफिट अच्छा खासा ट्रेंड पॉजिटिव है। पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं 2011 से 2022, पिछले अगर हम लोग 10 साल की कंपेयर करते हैं तो 411 करोड़ का सेल्स था इनका, जो बढ़ करके 2471 करोड़, 2471 करोड़ का सेल्स इन्होंने किया है अपने दम पे। दैट इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप देखें सेल्स का यहाँ पे ग्रोथ रेट देखें तो अमेजिंग ग्रोथ रेट है यहाँ पे सेल्स का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने बेहतरीन काम किया है। 11% जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, आज के टाइम में 31%, 31% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि एक्सपेंसेस में देखिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम किया है, और यहाँ पे 2% की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रह गई है। कंपनी खुद में भी एफिशिएंट हुई है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर आप बात करते हैं मार्च 2022 की नेट प्रॉफिट की, तो 550 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर जहां 368 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यहाँ 550 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। दैट इज अ ग्रेट थिंग मैन। अब हम चल के इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्या लगता है आपको बैलेंस शीट में क्या आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर? हाँ, बोरोइंग्स कम थी कंपनी के पास, 0,000 दिख रहा था हमें यहाँ।
मार्च 2020 से यहाँ पे बोरोइंग्स कुछ दिखना शुरू हो गई है, मतलब कंपनी ने उधार लिया है। अब कंपनी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, प्रॉफिट कमा ही रही है, तो उधार लेने की जरूरत क्या पड़ी भाई। चल के हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व्स लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं कि जो भी पैसा आ रहा है, जो भी स्टॉक एप्रिसिएशन हो रहा है भैया, वो तो रिजर्व्स ही है, क्योंकि प्रमोटर के पास पैसा है, उतना स्टॉक का वैल्यूएशन उतना ज्यादा है, तो रिजर्व्स इनके पास 1539 करोड़ के रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं। बस इतने सारे रिजर्व्स जब हैं ही, तो 138 करोड़ का डेट क्यों लेना पड़ा। तो उसके लिए हम लोग इनके फिक्स एसेट्स को चेक करते हैं। तो फिक्स एसेट्स में देखेंगे अगर आप, बिल्डिंग पे लगातार इन्होंने खर्च किया है, और लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 119 करोड़ 185 करोड़ का इनका बिल्डिंग का एक्सपेंस आपको आ रहा है। लैंड में भी 10 करोड़ का लैंड यहाँ पे इन्होंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शन में देखें, तो यहाँ पे इनका कंप्यूटर का सेक्शन में भी इन्होंने एक्सपेंस किया है, मतलब, और थोड़ा बहुत इन्होंने फर्नीचर एंड फिटिंग, मतलब सिंपली इसका ये सब देख के क्या मतलब निकलता है, प्लांट एंड मशीनरी भी खर्च किया है, बिल्डिंग पे, लैंड पे, कंप्यूटर पे, मतलब ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने कर्ज लिया है। कर्ज लेना अच्छी बात होती है कंपनीज के लिए, अगर कंपनीज या मैनेजमेंट उनको अच्छे तरीके से यूज करना जाने, ठीक है, तो उनको बेनिफिट भी मिल जाता है बहुत सारे। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज ये चीज समझ नहीं पाती है, और अल्टीमेटली डेट ट्रैप में फंस के एक दिन खत्म हो जाती है। तो खैर, ये टाटा की कंपनी है, इस चीज के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने कर्ज क्यों लिया है, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कर्ज लिया है, ये चीजें समझ में आ गई। कैश फ्लो कंपनी के पास लगातार आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, कैश फ्लो लगातार आ रहा है कंपनी के पास। फ्री कैश फ्लो भी इवन अगर मार्च 51 करोड़ का फ्री कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, जो खर्च नहीं हुआ है, जो कैश आया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो प्रॉफिट हुआ वो इनके पास आया, उसके बाद जो भी वर्किंग कैपिटल जो भी है, हाँ, तो खर्च कहाँ-कहाँ हुआ, वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। डायरेक्ट टैक्स में इतना खर्च हुआ, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी इन्वेस्ट किया गया वापस फिक्स एसेट्स में यहाँ पे खर्च किया गया, 71 करोड़ यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च किया गया। मैंने आपको बताया प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स एंड ऑल में खर्च किया गया है यहाँ पे। सीधा-सीधा यहाँ पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है, ऐसी कंपनीज को एनालाइज़ करने में मज़ा आता है, जो दिखता है सिंपली कि हाँ, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी वापस अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए उसमें पैसा खर्च कर रही है, कंपनी एक्सपैंड हो रही है, कंपनी का विजन तगड़ा है, मैनेजमेंट के ऊपर एक भी दाग धब्बा नहीं है, मैनेजमेंट का विजन क्लियर है, फ्यूचरिस्टिक विजन है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट, डजंट मैटर उसका पीई कितना है, डजंट मैटर, बहुत हाई लेवल पे कंपनी अवेलेबल है, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम ऐसी कंपनीज में बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स के पास इतने कम शेयर्स क्यों हैं, 44% का स्टेक क्यों है, बाकी एफआईएस के पास 13% का है, एफआईएस ने कुछ ऐड किया है, किसने ऐड किया है, तो यहाँ पे सन जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट इक्विटी यूनिट ट्रस्ट ने ऐड किया है यहाँ पे 1.117%, यहाँ पे जेपी मॉर्गन के पास था, यहाँ पे इनके पास था। तो एफआईआई का भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 5% का डीआईएस के पास है, एक्सिस के पास था कुछ, हाँ एक्सिस के पास है अभी 2.65% का स्टेक। बाकी पब्लिक के पास यहाँ पे 37% का स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग मुझे लगता है। बट ऑल्दो यहाँ पे जो 37% का जो स्टेक आपको पब्लिक के पास दिख रहा है, पूरा पूरा रिटेल पब्लिक के पास नहीं है, कुछ इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, बट फिर भी एक मेजर स्टेक तो पब्लिक के पास है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग मुझे लगता है। बाकी मुझे कोई भी दिक्कत कंपनी में अभी तक तो फिलहाल इसके फाइनेंशियल्स को देख करके, या फंडामेंटल एनालिसिस जो बिजनेस है, या जो प्रमोटर के इनके जो विजन है, जो भी मैनेजमेंट का जो विजन है, उसको देख करके ऐसा तो नहीं लगता है। अब चल के हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि कंपनी में कहाँ हमें स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए भी कि नहीं। तो अब ये मैंने इसका बेसिक 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे क्या दिखता है, ये मैंने एक बेसिक रेंज ड्रॉ किया है। ये जो रेंज आपको दिख रहा होगा, ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर एक ये सपोर्ट की तरह बना, फिर नीचे आ गया, और फिर वापस से ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे बना है। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट जोन ड्रॉ कर लिया है, ये जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इससे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, इससे हम लोग यही अज्यूम कर सकते हैं जब तक ये इसके ऊपर है, और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये जब तक इसके ऊपर है मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी 8433 करोड़ 33 पे ये ट्रेड हो रहा है। वापस से अगर हमें इस लेवल पे देखने को मिलता है, मतलब 8000 के लेवल पे आसपास कहीं हमें देखने को मिलता है, तो हम इसमें एक एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा जाग गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख लो, लगातार वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे थे, और इस दिन तो वॉल्यूम काफी तगड़े आए हैं, आप देख सकते हैं। जो एवरेज वॉल्यूम 6 लाख 7 लाख की रहती है, वो इस दिन जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम 5.674 मिलियन, 50 लाख की वहां पे वॉल्यूम देखने को हमें मिली है। तो ये क्यों हुआ है, इसके ऊपर डेप्थ में हम लोग जाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी इसे इतना ही समझ में आता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं भी इस लेवल पे देखने को मिलता है, हालांकि ये भी एक जोन बन सकता है जहां से एक हो सकता है यहाँ पे आए और इसको लेकर के चला जाए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस
के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने बहुत हाई लेवल परचेज कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको वो CAGR उतना मेंटेन हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप एवरेज करना चाहते हो, तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। बाकी आप 8000 के लेवल का वेट करो, तब जाकर के आप एंट्री लेना, वो एक सही डिसीजन होगा। अगर इसको तोड़ के नीचे आता है, तब तो आपको ये भी लेवल एक बार देखने को मिल ही सकता है। 6600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो आप जितना हो सके बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इसमें यूज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, विजन बहुत तगड़ा है, कंपनी की लिक्विडिटी प्रोफाइल अच्छी है, हर चीज फेवरेबल है। एक चीज जो नहीं मुझे लगी वो थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक थोड़ा ज़्यादा है कंपनी में, तो ये एक थोड़ा-सा कंसर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, आपके लिए भी होना चाहिए अगर आप एनालाइज़ करते हैं इन चीज़ों को तो। मेरा बस पर्पस है, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा बस इतना ही पर्पस है कि आप चीज़ों को कैसे समझ पाएँ, चीज़ों को कैसे एनालाइज़ कर पाएँ, ये सिखाना। कैसे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, पूरा फुल एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे एक बार स्किमिंग के थ्रू हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। हालाँकि स्किमिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट्स में क्या इनके व्यूज़ हैं। मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए इतना हाई कन्विक्शन से बोल पाता हूँ इतनी ऊँची आवाज़ में। हालाँकि आजकल लोग झूठ भी बहुत ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे चीज़ को बता रहे हैं, बट मेरा उस पे ज़्यादा कोई कंसर्न है नहीं। मेरा बस इतना ही मोटिव है कि आपको मैं सिखा पाऊँ जितना हो सके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप बेशक कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई उसको दूँगा, ठीक है? चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।